महबूबा से पड़ी डांट और मर्डर मिस्ट्री। अगले दिन माधव ऑफिस से ठीक 5 बजे निकला, फिर रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन गया और टिकट काउंटर पर लाइन में लग गया। उसके पास आज 500 का ही एक नोट बचा था। वह मन ही मन सोचता है कि आज अन्नू से बात करके ही घर जाऊंगा। चेहरे पर एक विश्वास लाता है, फिर 500 का नोट काउंटर की तरफ बढ़ाया। अन्नू पहले माधव की ओर देखती है, फिर बोलती है, सर आपनार की लज्जा नहीं, प्रतिदिन आपनी 8 टाकार टिकट एर जोनो 500 टाका दें। अर्थात महाशय, आपको क्या शर्म नहीं आती है? प्रत्येक दिन 8 रुपए की टिकट के लिए आप 500 रुपए देते हो। उसके ये शब्द सुनकर माधव का चेहरा उल्लू जैसा बन गया। फिर उसने कहा, मेरे पास सच में छुट्टे नहीं हैं। अन्नू कुछ बुदबुदाते हुए उससे रुपए लेती है और फिर टिकट दे देती है। माधव नाराज होकर चला जाता है। आज पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और न ही प्लेटफॉर्म पर अन्नू के आने का इंतजार करता है। रास्ते भर वह अंकिता को सोचते हुए जाता है, अंकिता तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? देखो तुम्हारे माधव की सब इंसल्ट कर रहे हैं। अगले दिन माधव को ऑफिस पहुंचने में थोड़ा विलंब हो जाता है। ऑफिस के सभी बड़े कर्मचारी किसी गंभीर मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कस कर रहे होते हैं। चपरासी माधव के पास आता है और कहता है, सर बड़े साहब ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। माधव कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है। बड़े साहब माधव को देखते हैं और इशारों में माधव को बैठने को कहते हैं। DSP चौधरी कहते हैं, माधव आज हम एक मर्डर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सुनो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और अपनी सलाह भी हमें दे सकते हो। इस केस में तुम संजय बोस की मदद करोगे। इस पर माधव कहता है, कोशिश करूंगा सर। DSP शुरू करते हैं। यह एक हाई प्रोफाइल केस है। लीना डे, जो टॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, अभी तक बंगला फिल्मों की सबसे ज्यादा बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड लीना डे के नाम ही है। 10 साल पहले लीना की शादी टॉलीवुड के जाने माने निर्देशक प्रोड्यूसर प्रसेनजीत के साथ हुई थी। प्रसेनजीत सपरिवार श्रीनगर अपने एक रिश्तेदार की शादी में गए थे। श्रीनगर में लीना की ममेरी बहन भी रहती है। शादी में सभी ने शिरकत की। शादी 20 फरवरी 2015 को होटल रूपराज में थी, जहां अक्सर बड़े घराने की शादियां होती हैं। शादी के 3 दिन बाद लीना की लाश होटल बंसल के कमरा नंबर 412 के बाथरूम के टब में मिली। चूंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए श्रीनगर पुलिस ने इस मौत को एक घटना बताकर केस को रफा दफा कर दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार लीना के खून में शराब के अंश पाए गए हैं। लीना के एक करीबी डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला कि लीना को लो ब्लड प्रेशर में अक्सर बेहोश हो जाने की बीमारी थी। श्रीनगर के एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा गया था कि लीना की लाश फर्श पर गिरी हुई थी और उसके चेहरे से खून बह रहा था। कोलकाता पुलिस के DGP ने कहा था कि लीना की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक हत्या थी, जिसे प्लान कर अंजाम दिया गया था। प्रसेनजीत के बयान के अनुसार शादी के बाद वाले दिन यानी 21 फरवरी को प्रसेनजीत अपनी 8 वर्षीय बेटी रिया को लेकर कोलकाता आया था। रिया के स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। 24 फरवरी, जिस रात को लीना की मौत हुई, उस समय प्रसेनजीत भी उसी होटल में था। 21 फरवरी को लीना ने अपने व्हाट्सएप से प्रसेनजीत को मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, तुम कब मुझे लेने आओगे? मैं अकेली बोर हो रही हूँ। प्रसेनजीत ने उत्तर दिया, तुम 3 दिनों तक शॉपिंग कर लो। कश्मीरी ड्रेस अगर लेनी हो तो ले लो और कुछ घर की सजावट की चीजें भी ले लेना। लीना ने मैसेज किया, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं बाजार से कश्मीरी चीजें ले लेती हूँ, पर तुम जल्दी आ जाना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार लीना की मौत शाम के करीब 6 से 8 बजे के बीच हुई थी। सुदीप तो, जो लीना का एकमात्र भाई है, वह भी शादी में गया था, पर वह शादी के बाद लद्दाख चला गया। 24 फरवरी को सुदीप तो रात के 11 बजे की फ्लाइट पकड़कर श्रीनगर से कोलकाता आया था। शक के दायरे में प्रसेनजीत और सुदीप तो हैं, क्योंकि लीना की मौत से सबसे ज्यादा फायदा इन दोनों को होने वाला था। सुदीप तो और प्रसेनजीत में 36 का आंकड़ा है। बाकी की सारी जानकारी फाइल में है। मैं इस केस के लिए संजय बोस और सब इंस्पेक्टर माधव को इसका दायित्व सौंपता हूँ। DSP फाइल को संजय बोस की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, बधाई।
और एक कॉपी माधव को दे देना, वह नया है। तुम्हारे साथ केस की छानबीन करते हुए माधव को भी अनुभव हो जाएगा। रास्ते भर माधव लीना डे के केस के बारे में सोचता रहा। आज वह साउथ गेट की तरफ न जाकर सीधे रविंद्र सदन के नॉर्थ गेट के तरफ जाता है। वह मन ही मन फैसला करता है कि वह कभी साउथ गेट पर नहीं जाएगा, जहां अन्नू बुकिंग काउंटर पर बैठी टोकन देती है। माधव टोकन लेकर सीधे प्लेटफॉर्म जाता है, पर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि आज कुछ छूट रहा है। फिर वह खुद को समझाते हुए कहता है, मैं अब किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाना। ट्रेन आती है, लोग उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर ट्रेन चली जाती है, फिर ट्रेन आती है, फिर चली जाती है। माधव अब 7 बजने का इंतजार करने लगता है। वह प्लेटफॉर्म के एक खंभे से अपनी पीठ सटाकर सामने साउथ की तरफ देखता है, जहां से अन्नू आने वाली है। फिर कुछ देर बाद उसे एक चश्मा व ब्लैक कलर की कुर्ती पहने एक सुंदर सी लड़की कंधे पर बैग लटकाए सीधी आ रही थी। जैसे ही अन्नू सामने आने लगी, वह भीड़ में छुपने लगा। माधव को लगा वह उसे देख लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। अन्नू सीधे स्टेशन अधीक्षक के कमरे पर गई। माधव अब उसके आने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद अन्नू सीढ़ियों से उतरती हुई प्लेटफॉर्म पर आई और दमदम जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगी। माधव फिर छुप गया। ट्रेन आई और वह चढ़ गई। माधव भी दूसरी तरफ से ट्रेन में चढ़ा। चूंकि मेट्रो में महिलाओं के लिए अलग से बैठने के लिए जगह होती है, अन्नू को सीट मिल गई और वह बैठ गई। पर माधव को सीट नहीं मिली और वह खड़ा दूर से अन्नू को देख रहा था। फिर जैसे ही सेंट्रल स्टेशन पार हुआ, अन्नू उठकर खड़ी हो गई और गेट की तरफ गई। MG रोड स्टेशन आया और वह उतर गई। माधव ने गुमसुम आगे का सफर तय किया। माधव ने रात को लीना डे की फाइल को खोला। वह उसे समझने की कोशिश करता है और बीच बीच में फेसबुक को खोलकर चेक करता है। सोने से पहले जैसे ही माधव ने फेसबुक खोला, मिहिर का फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। माधव को खुशी के मारे नींद नहीं आई। माधव सोच रहा था कि मैसेज करूं या ना करूं। माधव के अंदर से आवाज आई, लड़कियों को भाव नहीं देना है। अगर मैंने उसे मैसेज किया तो हो सकता है वह मुझे बुरा समझे। वह मैसेज नहीं करता है, पर यह देखता है कि अन्नू कितनी देर तक फेसबुक पर ऑनलाइन रहती है। रात 11:30 बजे के बाद वह ऑफलाइन हो जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद माधव भी सोने चला जाता है, पर उसे नींद नहीं आती है। अगले दिन वह जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, संजय बोस उससे पूछता है, माधव क्या आपने फाइल को पढ़ लिया है? क्या हम आज लीना डे केस के बारे में छानबीन करने निकल सकते हैं? माधव ने फाइल पढ़ी जरूर, पर कुछ समझा ही नहीं था, यानी ध्यान से पढ़ा नहीं था। वह तो अन्नू की तस्वीरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने बोला, हाँ सर, मैंने फाइल को पढ़ लिया है और हमें आगे की कार्रवाई के लिए चलना चाहिए। संजय बोस माधव की पीठ थपथपाता हुआ कहता है, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दोनों दानी घोष सरनी स्थित लीना डे के पुश्तैनी बंगले पर पहुंचते हैं, जो एक पुराना आलीशान बंगला है। गेट के सामने कार रुकते ही माली दौड़कर गेट की तरफ आता है। दोनों गेट से अंदर आते हुए असित दास, जो कि माली है, से कहते हैं, हम CBI से आए हैं और लीना डे की मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। जो पूछूंगा उसका सही जवाब तुम दोगे। असित दास घबराते हुए बोलता है, मैं जो कुछ भी जानता हूँ सब सच बताऊंगा साहब। अच्छा, ये बताओ कि आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? संजय बोस ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, साहब, मैं यहाँ पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, जब सुब्रतो डे लीना के पिता ने कोलकाता में ये बंगला खरीदा था। असित ने झाड़ी पर कैंची चलाते हुए कहा, क्या लीना और सुदीप्तो का जन्म यही कोलकाता में हुआ था? संजय बोस ने गुलाब के एक फूल पर हाथ रखते हुए पूछा। सुब्रतो डे का वास्तविक घर अगरतला में है और लीना मैडम का जन्म भी अगरतला में हुआ था। सुदीप्तो का जन्म इस बंगले में हुआ। लीना मैडम 7 वर्ष की उम्र में कोलकाता आई। बड़े साहब ने अगरतला की अपनी सारी संपत्ति बेचकर यह बंगला और कपड़ों का कारोबार शुरू किया था। असित दास पौधों में पानी देते हुए बोला।
लीना का कोई दुश्मन या उसका कोई बुरा चाहने वाला? माधव ने असित दास से पूछा। जब माधव ने ये प्रश्न पूछा तो संजय माधव की ओर देख रहा था। लीना मैडम का कोई दुश्मन तो नहीं था, पर जब वह यहाँ आती थी तो तनाव में होती थी और कभी कभी सुदीप्तो से फोन पर झगड़ा भी होता था, पर झगड़ा इतना भी नहीं होता था कि किसी की जान ले ले। असित दास ने दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। अच्छा असित, ये बताओ कि तुम्हारी मैडम को कोई बीमारी थी, जैसे बेहोश हो जाना, इस तरह की कोई बीमारी? डॉक्टर की एक रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ लिखा है। संजय बोस ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। सन 2000 में जब लीना मैडम की पहली फिल्म नयनतारा रिलीज हुई और वह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही तो वह बहुत उदास और तनाव में आ गई थी। तब से शायद मैडम को ये बीमारी लगी। आपने कभी लीना को बेहोशी की हालत में देखा? माधव ने असित से पूछा। हाँ, मैंने देखा जब लीना मैडम 28 की थी और उन्होंने उड़िया डायरेक्टर टी.पी. नायक की फिल्म कटक मेल साइन की। चूंकि फिल्म की सारी शूटिंग उड़ीसा में होने वाली थी, इसलिए बड़े साहब ने मुझे उनके साथ भेजा था। एक दिन शूटिंग के ब्रेक पर मैंने सुना कि लीना मैडम बाथरूम में बेहोश हो गई हैं। मैं भी दौड़कर बाथरूम की तरफ भागा तो देखा कि जूनियर लेडी आर्टिस्ट उन्हें बेहोशी की अवस्था में बाहर निकाल रही थी। इसके बाद भी क्या आपने कभी लीना को बेहोशी की हालत में देखा? माधव ने फिर प्रश्न दागा। वह इस तरह प्रश्न पूछ रहा था जैसे बंदूक से गोली निकल रही हो। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर संजय भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। कटक मेल के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद बड़े साहब का देहांत हो गया। बड़े साहब की मृत्यु से लीना को सदमा पहुंचा। चूंकि सुदीप तो लीना से 10 साल छोटा था, लीना शूटिंग में व्यस्त होती चली गई और सुदीप तो अकेला होता गया। जब शूटिंग से लीना लौटती तो भाई बहन के बीच कभी कभी झगड़े भी होते थे। एक दिन प्रसेनजित बंगले पर आया। प्रसेनजित की फिल्म में किसी का काम करना मानो सोने में सुहागा था। प्रसेनजित ने लीना को फिल्म आगुन के लिए ऑफर किया। फिल्म के नायक थे तापस विश्वास, जो सुपरस्टार थे। फिल्म आगुन सुपर डुपर हिट रही और लीना टॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बन गई। तापस विश्वास का झुकाव लीना पर था। दोनों की मुलाकातें भी होती थी। ये जानकर प्रसेनजित ने तापस विश्वास का करियर ही खराब कर दिया, जिसके कारण बाद में तापस विश्वास ने आत्महत्या कर ली। प्रसेनजित, जो अक्सर लीना को सेट से घर छोड़ने आता था, ये सब सुदीप्तो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन भाई बहन ने अत्यधिक झगड़ा किया, फिर सुदीप्तो अगरतला अपने मामा के घर चला गया। अरे यार, तुम बातें कहाँ ले जा रहे हो? जो पूछा गया उसका जवाब दो, संजय ने टोकते हुए कहा। मैं जो आपको बता रहा हूँ साहब, ये भी आपको जानना चाहिए। सुदीप्तो के जाने के बाद लीना बिल्कुल अकेली हो गई। लीना को किसी की जरूरत थी। शायद यही कारण था कि प्रसेनजित व लीना अक्सर मिलते और एक साथ समय बिताते। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लीना ने प्रसेनजित के साथ अपनी शादी की बात जब सुदीप्तो को बताई तो सुदीप्तो ने शादी में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे प्रसेनजित बिल्कुल भी नेक इंसान नहीं लगता था। एक दिन सुदीप्तो पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के इरादे से अगरतला से कोलकाता आया और लीना को समझाया कि प्रसेनजित ठीक इंसान नहीं है। उसके साथ बहुत सी अभिनेत्रियों का नाम जुड़ा है। सुदीप्तो फिर अगरतला चला गया। लीना की शादी प्रसेनजित के साथ हो गई। टॉलीवुड के सभी बड़े बड़े कलाकार व नेताओं ने शादी में शिरकत की, पर उस भीड़ में लीना अपने इकलौते भाई को ढूंढ रही थी। शादी के बाद लीना प्रसेनजित के साथ टालीगंज चली गई। शादी के 1 साल बाद वह उदास और तनावपूर्ण चेहरा लिए एक दिन बंगले पर आई। मैंने लीना मैडम को शराब और सिगरेट पीते कभी नहीं देखा, पर उस दिन वह शराब पर शराब पी रही थी और सिगरेट का धुआं पूरे बालकनी में उड़ा रही थी। मैंने जब लीना मैडम से पूछा, मामोनी बेटी समान लड़की को बंगला में मामोनी कहा जाता है, तुमको क्या हो गया है और तुम सिगरेट व शराब क्यों पी रही हो? काका, जिंदगी के बहुत सारे फैसले हम जल्दबाजी में ले लेते हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। जीने की तमन्ना में थोड़ी पी लिया करते हैं। मेरे डगमगाते इस जीवन में थोड़ा संभलने के लिए। कुछ इस तरह की बातें करने के बाद लीना अपने डगमगाते कदमों से बाथरूम में गई। बहुत देर तक
बाथरूम से ना निकलने पर मैंने आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं डर गया। फिर किसी तरह बाथरूम का दरवाजा तोड़ा और मैंने देखा लीना मैडम बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी हैं। मैं किसी तरह उन्हें उनके कमरे तक ले आया, फिर सुदीप्तो को फोन लगाया। सुदीप्तो उसी समय अगरतला से फ्लाइट पकड़कर सुबह के करीब 6 बजे अपने साथ में डॉक्टर को ले आया। सुबह 10 बजे के करीब लीना को होश आया। लीना ने सबसे पहले चारों तरफ देखा, शायद वह प्रसेनजीत को ढूंढ रही थी। फिर उसने सुदीप्तो को गले से लगा लिया और कहा, भाई मुझे छोड़कर कहीं न जाना, तुम कोलकाता में ही रहो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। हमने प्रसेनजीत को भी फोन लगाया था, पर प्रसेनजीत गोवा में किसी फिल्म की शूटिंग करवा रहा था। प्रसेनजीत 2 दिन बाद आया। चूंकि सुदीप्तो प्रसेनजीत को पसंद नहीं करता था, इसलिए वह प्रसेनजीत को डॉक्टर की रिपोर्ट सौंपकर चला गया। मैं भी कमरे से बाहर आ गया, पर मैंने दोनों के बीच हो रही बातों को बाहर से सुना था। प्रसेनजीत लीना से कह रहा था कि स्वास्तिका बैनर्जी मेरे लिए सिर्फ एक अभिनेत्री है और कुछ नहीं, और न ही उसके साथ मेरा कोई अफेयर चल रहा है। तुम बिना मतलब की चीजें सोचकर खुद को दुख दे रही हो। असित, आप हमारी बातें किसी को नहीं बताओगे, न ही सुदीप्तो को और न ही प्रसेनजीत को। और हाँ, आप कोलकाता छोड़कर नहीं जाओगे। अब हम चलते हैं। फिर दोनों कार में बैठते हैं और ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। संजय माधव से बोलता है, बहुत रोचक है ये केस। अब केस नया मोड़ ले रहा है। अब इस केस में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। माधव कहता है, मुझे लगता है कि हमें प्रसेनजीत से पहले बात करनी चाहिए। संजय बोस माधव की ओर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रसेनजीत अंतिम कड़ी है। माधव बार बार अपनी घड़ी को देखता है। शाम के 6:15 बज चुके थे। जैसे ही विक्टोरिया मेमोरियल पार होता है, माधव संजय बोस की तरफ देखते हुए कहता है, सर, अगर हो सके तो मुझे रविंद्र सदन मेट्रो के गेट पर उतार दें। संजय बोस कहता है, हमारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। माधव ये बात सुनकर मुंह बना लेता है। कार नॉर्थ गेट को पार करती हुई साउथ गेट की तरफ चल देती है। फिर कार साउथ गेट के सामने रुकती है। संजय बोस कहता है, माधव तुम जा सकते हो, पर कल समय से आना। हम कल किसी और से मिलने जाएंगे। माधव ओके सर एंड थैंक यू बोलकर उतर गया। फिर वह सीधे रविंद्र सदन काउंटर पर टोकन की कतार में लग गया। वह जैसे ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर उसने काउंटर पर 8 रुपए छुट्टे ही बढ़ाया। अन्नू ये देखकर मुस्कुराती हुई बोलती है, आपने तो कमाल कर दिए छिन, यानी आपने तो कमाल कर दिया। माधव कुछ सोचता हुआ टोकन लेकर बगल में खड़ा हो जाता है। जैसे ही काउंटर पर लोग कम हो जाते हैं, फिर वह अन्नू की तरफ देखकर कहता है, मैं पिछले 2 महीनों से आपको देख रहा हूँ, पर आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस पर अन्नू मुस्कुराती हुई कहती है, थैंक यू, मैं भी आपको पिछले 2 महीनों से देख रही हूँ। आज आपने पहली बार छुट्टे पैसे दिए, इसलिए मैं खुशी से खूबसूरत दिख रही हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। फिर माधव चल देता है। वह आज प्लेटफॉर्म पर इंतजार नहीं करता, क्योंकि आज वह अन्नू को जी भरकर देख चुका था।